हरियाणा एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स को चेतन भारत लर्निंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जितनी भी आपने पढ़ाई की है उस सब का आपको फल मिले। कल आप वहाँ पर बैठो तो आपको वही क्वेश्चन सामने आए जो आपको लगे अरे ये तो पढ़ा था, अरे ये तो सॉल्व हो रहा है, इसका आंसर ये लग रहा है। हम तो यही विश करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। लेकिन इसके साथ साथ में मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो शायद आपको एग्जाम में अपना बेटर देने के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि यार आज से 2.5-3 महीने पहले, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आई थी और आपके पास ही 90 दिन थे। इसमें आपने सफिशिएंट पढ़ाई की है। यदि आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे तो भी, यदि आपने हमारे साथ प्रिपरेशन नहीं की तो भी आपने कुछ तो किया होगा अच्छा खासा। तो आपको अब आखिरी की जो ये रात है इसमें ऐसा नहीं करना है कि आधे आधे घंटे, चलो आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, आधा घंटा मैं वो पढ़ूंगा, पूरी रात में सोऊंगा ही नहीं, अगर मैं एक रात ना सोआ तो क्या हो जाएगा। इस तरह से आपको आखिरी की रात में अनफिट नहीं हो जाना है। हम कई बार क्रिकेट का मैच भी देखते हैं तो जो हमारा फेवरेट प्लेयर होता है, बहुत चौके छक्के लगाता है, जो जब आप टीवी ऑन करते हो तो पता लगता है उसको खिलाया ही नहीं। फिर पता लगता है कि मैनेजमेंट ने बोला वो फिट नहीं है, उसको 2 दिन पहले ये हो गया था, परसों उसको चोट लग गई थी। तो आप ये समझें कि एक अच्छा प्लेयर भी अगर फिट ना हो तो वो मैच में खेलने लायक नहीं रहता। वैसे ही आपको ये बात समझनी है कि आपने कितनी भी प्रिपरेशन की पर अब आखिरी के मोमेंट पे आप पैनिक करने लग गए। आप ये सोचने लगे कि अगर कल को सारा वो वाला एग्जाम आ गया जो मैंने ना पढ़ा था, अगर सारे पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री आ गई, अगर सारा पेपर जो है वो से फिजिक्स का आ गया, अगर सारा पेपर जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से आ गया, तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये एक लाजमी सी चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। किसी भी चीज़ में जब हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा मन करता है कि हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए और कुछ भी ज़िंदगी में ऊपर नीचे ना हो, चाहे वो निजी ज़िंदगी हो, पेपर की तैयारी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। जिस व्यक्ति ने इन्वेस्ट ही नहीं किया उसको तो लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो स्टूडेंट जिसने अपना बहुत समय, पैसे, लाइफ, करियर, बहुत होप्स, बहुत कुछ इस एग्ज़ाम के ऊपर टिकाई हुई है, उसको ये फील होना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लाजमी है। बट आप खुद देखें, आपने आज से पहले पिछले 3 साल में 2 हरियाणा एचसीएस के पेपर देखे हैं, एक ही पेपर के 2 क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। तो आप बताओ कि क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हुआ था कि सारा पेपर केमिस्ट्री से आ गया, या सारा केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं है, इन्होंने कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर थोड़ी रखना है, या फिर मेडिवल हिस्ट्री का प्रोफेसर थोड़ी रखना है। 4 क्वेश्चंस कहीं से आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जो लास्ट ईयर वाला हरियाणा एचसीएस का एग्जाम था उसका साइकिल और यूपीएससी का साइकिल काफ़ी मर्ज कर रहा था। तो मेरे बहुत स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का रिजल्ट आया जब इस साल, तो वो आईएएस के पेपर में क्लियर भी हो गए हैं। उन्होंने, जो एक स्टूडेंट ने अभी संगरूर ज्वाइन किया पंजाब में एक जगह, सेलेक्ट भी हो गए हैं और उनको भी हरियाणा एचसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत सवाल नहीं आते थे। ये तो इस एग्जाम की नेचर है। हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति को नहीं आ सकती। ये चीज़ को आपको समझना है। You have to come to terms with this thing that yes, there are going to be some questions out there that I won't be able to even make my calculative guess. So be it, that is going to be the situation with everyone and not just you and you only. So you have to appreciate this thing that this is how these question papers are designed. यदि वो पेपर ही ऐसे बनने लग जाएंगे कि आपको 100 के 100 सवाल आते हैं, तो आप एक बार इमेजिन तो करो कट ऑफ कहाँ जाएगी एंड हाउ डज दिस होल सिस्टम विल फंक्शन कि हाँ एक कट ऑफ जाती है और वहाँ तक ये 1000-1200 बच्चों पे एक कट ऑफ मार्क कर पाते हैं। तो पहला आपको ये समझना है, यदि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आएगा वो भी सबके लिए आएगा, यदि इजी आएगा देन इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर ऑल। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पेपर इजी है कि डिफ़िकल्ट है? अब इसमें तो थोड़ा सा मैं उन्हीं बच्चों से बात कर पाऊँगा जिनकी प्रिपरेशन के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है। पहले तो इस वीडियो के थ्रू मैं 2 चीज़ें करना चाहता हूँ। पहला तो जो हमारी पूरी सीबीएल की टीम है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर आप यहीं पे क्यों नहीं बोल देते, आप तो सीबीएल में ही बैठे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग गुड़गांव चले गए हैं, फरीदाबाद चले गए हैं, अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ स्टाफ के लोग होते हैं, कोई टेस्ट बनाता है, कोई टाइप करता है, कोई कुछ करता है, जो साथ साथ में उनको लगता है कि सर हम भी पेपर दे के आते हैं ताकि हमें पैटर्न का, स्टूडेंट के क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब का ख्याल रहे। तो मुझे चांस नहीं मिला उनसे बात करने का, तो इसी वीडियो के थ्रू मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वाई?
बिकॉज अगर आप CBL के साथ जुड़े हुए थे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हमने पिछले 10 दिनों में आपको हर रोज़ 100 MCQs प्रोवाइड करने का वादा किया था और हमने हर रोज़ 120-125 MCQs के आसपास आपको प्रोवाइड किए। वो MCQs आप कहीं गूगल करके देख लें, कहीं देख लें, अगर आपको वो MCQs जो हैं वो आपको एज इट इज़ मिल जाए। वो सारे MCQs स्क्रैच से तैयार किए गए। अगर हमने 1500-1600 MCQs आपको पिछले 1100 तो हमने कमिटी किया था, अगर 1200-1300 MCQs जो हमने पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में आपको दिए हैं, वो सभी MCQs बहुत एग्जाम को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे से सोच कर कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, उस तरह से बनाए गए। तो वो एफर्ट जो है, हो क्या जाता है कि मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं स्टूडेंट नहीं भी हूँ, मुझे कहीं से वो टेस्ट मिल जाए और उसमें मुझे 2 टाइपिंग एरर दिख जाएंगी, तो मुझे लगेगा कि ये जो है ये टेस्ट में इन्होंने तो अशोका के आगे 2 बार ये लगा दिया, ये टाइपिंग एरर हो गई। बट उन टेस्ट को बनाने में कितना एफर्ट लगा, टीम ने कितनी मेहनत की, वो मेरे सामने था। तो इसलिए मुझे लगा इस वीडियो के थ्रू ही मैं उनको भी थैंक यू बोल दूं, क्योंकि वो भी ये वीडियो देखेंगे। दूसरी चीज़, मैं आप सब स्टूडेंट्स को भी ये बात बताना चाहता हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इस पेपर की तैयारी की और इतना हार्ड वर्क किया। हमारे पास ना बहुत क्लीशेड सा साउंड होता है, लेकिन हमारे हाथ में ना एक ही चीज़ होती है, वो होती है मेहनत करना। हमने वो की है सफिशेंट। अब ना मेरे को आज ही एक स्टूडेंट से मैंने एक बात की, वो बोलता कि सर बस मेरा हो जाए, क्योंकि मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब रही है लाइफ में। मैं ना प्लीज़ डोंट माइंड, पर मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की किस्मत ख़राब होती है वो HCS का पेपर नहीं भर रहा होता, वो IAS बनने के सपने नहीं ले रहा होता। अपने आप को, अपनी किस्मत को हम थोड़ा सा गैर शुक्राना ना बने। लाइफ में सब अच्छा है। किस्मत खराब उस व्यक्ति की है जिसको ये नहीं पता कि आज मैंने शाम को अपने घर पे टेबल पे फूड कैसे रखना है, इन बच्चों का करना क्या, इनको खिलाना क्या है। और मतलब अब हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, उसी में आप रहते हो। जरा देखो तो उसी सड़क पे चलकर खराब किस्मत किसको बोलते हैं। तो ऐसे नहीं घबराओ, आपकी किस्मत अच्छी है, पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, पॉजिटिव ही होगा सब कुछ आपके साथ में। आपकी किस्मत अच्छी है तभी आप तैयारी कर पाए, आपकी किस्मत अच्छी है तभी आप मुझसे ये बात कर रहे हो कि हाँ मैंने 1500 MCQ कर लिए हैं, 2000 MCQs पढ़ लिए हैं, मैंने ये भी रिवाइज कर लिया है, बस मेरी किस्मत ठीक हो, मेरा एग्जाम हो जाए। सब अच्छा है, पॉजिटिव रहो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना। घबरा के इस पेपर को आपने अप्रोच नहीं करना। थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं जिगरा रख कर, हमारे यहाँ पे पंजाब हरियाणा में बोलते हैं ना, दिलेरी रखो, जिगरा रखो, उस तरह से पेपर देकर आना है आप लोगों ने। तीसरी चीज़ क्या है, एग्ज़ाम में मुझे कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट है? यदि आपने हमारे साथ पिछले 15-20 दिन में, इफ़ यू हैव सॉल्व गुड 1500 क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव कंटिन्यूड प्रिपरेशन विद अस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, देन आई वांट टू टेल यू, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेपर में बैठे और आपको लग रहा है कि यार ये जो चीज़ें पूछी गई हैं इस पेपर में 20 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी सुनी भी नहीं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से मानकर चलना कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है। इस पेपर में मैं एक्यूरेसी लेवल के ऊपर ध्यान रखूँ, जितने प्रोवाइडेड जो हमने आपको करवाया था वो आपने अच्छे से कवर किया, बिकॉज वी फोकस सो मच ऑन हॉरिजॉन्टल कवरेज कि अगर अब वैसी चीज़ें आ रही हैं जो आपकी कवरेज के बियॉन्ड है, तो आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस रखना है कि फिर वो थोड़ा टेढ़ा पेपर है, टेंशन नहीं लेनी। फिर अगर वो आपको नहीं आता तो मैक्सिमम सीरियस कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हो गया? अगर मैंने मान भी लिया कि हाँ चलो ये पेपर टेढ़ा है, अब क्या फ़र्क पड़ गया? अब मुझे पता है कि यार अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस पेपर में तो बाकी भी कर रहे होंगे, इसलिए मैं बिना देखे आंखें बंद करके कि क्या पता बाकी सबको आता हो मुझे ना आता हो, तुक्के लगाने ना शुरू कर दूँ। पेपर को गंभीरता से लेना है, सिंसेरिटी से लेना है, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको पेपर बहुत ईजी लग रहा है तो भी हवा में नहीं आ जाना कि वहाँ पर फिर 2 करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ाए, 4-5 ऑप्शंस को मार्क ही नहीं किया, या फिर सोचा मैं जल्दी जल्दी सारा पेपर कर लेता हूँ, लास्ट में मैं ओमआर फिल करूँगा। इस तरह के बेसिक ब्लंडर्स नहीं करने हैं। वेल हाइड्रेटेड होकर एग्जाम में जाओ, खुशी खुशी अपना पेपर देकर आओ। उसके बाद में आपको अभी लग रहा होगा कि अगर मुझे 15 दिन और मिल जाते तो शायद मेरी तैयारी बहुत अलग लेवल पर होती। अगर आपको 15 दिन और मिल जाते तो आपको 15 दिन बाद भी यही लग रहा होता। अगर आपको 1 साल और मिल जाता तो आपको 1 साल बाद भी और यही लग रहा होता। जब इस बार हरियाणा HCS का रिजल्ट आया तो हमारे बहुत एक मेधावी स्टूडेंट रहे कमल चौधरी, जिनका हरियाणा HCS में रैंक 1 आया। रात को रिजल्ट आया 9:30-10 बजे, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि कैसा लग रहा है, हो गया पेपर? वो कहता सर मुझे यकीन नहीं हो रहा।
ये तो मुझे उम्मीद थी कि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू दे रहा था पर्सन कि हाँ मेरा इंटरव्यू ठीक गया था, मैं सर्विसेज में आ जाऊं, पर रैंक 1 वाज समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही चीज़ ना आपको समझनी है कि जिस स्टूडेंट का रैंक 1 आ जाता है उसको भी श्योर नहीं होता कि मेरा रैंक 1 आ जाएगा। तो वैसे ही आप पेपर में बैठे हो, आप पेपर से पहले या पेपर के टाइम पर श्योर नहीं हो सकते कि ये पेपर जो है कैसा है, मैं इसमें ना मैं ये तो पेपर मेरा क्लियर हो ही जाएगा। मतलब आपको ना वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि बस जल्दी 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 लैक ऑफ सिंसेरिटी के साथ में आपको पेपर नहीं करना है। उसको रिस्पेक्ट करो, देखो पेपर डिफिकल्ट है या इजी है उस हिसाब से। तीसरी चीज़ यही है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वेल रेस्टेड जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा आप पहले ही जाओ तो आप बेटर रह जाओगे, बिकॉज मैंने यूपीएससी में भी ये होते देखा है बच्चों के साथ में। और ये नहीं कि बच्चा झूठ बोल रहा है। एक स्टूडेंट था हमारा, बहुत अच्छा पढ़ने में, दिल्ली से आया था इधर तैयारी करने, बहुत अच्छा पढ़ने में था, और पेपर था और वो 11 बजे इंस्टीट्यूट आया। मैंने कहा अरे तुम पेपर ही देने गए? लड़का ऐसे रो रहा है जैसे कि मतलब किसी की मौत हो गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मुझे घुसने नहीं दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि सर मैं बाहर, मैंने बोला मैंने तुम्हें बोला था आधे घंटे पहले चले जाना। चंडीगढ़ 34 में एक स्कूल है, वहाँ का केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बोला आपको बोला था कि आप चले जाना 15 मिनट पहले। कहते सर मैं चला गया था, फिर वहाँ पे सामने एक पार्क सा था, मैं वहाँ पे बैठ गया कि मैं चलो जल्दी जल्दी कुछ रिवाइज कर लेता हूँ। मैं हार्डली 3 मिनट लेट था सर, मैं हार्डली 2 मिनट लेट था। सामने मेरे एक पर्सन जा भी रहा था, मुझे जाने नहीं दिया। तो इस तरह का कुछ ना हो आपके साथ में। थोड़ा हमें ना सेंसिबल रहना है कि यार एग्जाम में दरवाजे में घुसने से 2 मिनट पहले ही मैं एचसीएस अफसर बनना है क्या मैंने? अब तो टाइम परफॉर्म करने का है, ना कि अब प्रिपरेशन करने का। तो इसलिए पहले तो ज़्यादा आप नया कुछ बहुत ज़्यादा ना पढ़ो। अभी टाइम किस चीज़ का है? आपका रोल नंबर आपके पास हो, आपका आईडी आपके पास में हो, आप वेल रेस्टेड हो, आप सेंटर आपने देखा हुआ है, वहाँ पर आप टाइमली पहुँचो। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, ओएमआर शीट आपके सामने आएगी, वहाँ पर ही 100 क्वेश्चंस हैं, वहीं से हमें आंसर निकालना है। जो आपको बेस्ट पॉसिबल लग रही है वो आपको मार्क करनी है। और पेपर देते हुए घबरा घबरा कर पेपर नहीं देना कि आप 40 क्वेश्चन कराए, 35 क्वेश्चन कराए कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर भी होगा तो भी आपको ये तो करना ही है कि वो वाले क्वेश्चन जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, वो तो बच्चे आपको अटेम्प्ट करने में ही समझदारी है। बिकॉज स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, 55-60 तो आजकल कट ऑफ ले ही जाते हैं बच्चे। हालांकि पेपर पे डिपेंड करेगा कि 50 जाती है, 60 जाती है, 65 जाती है, कितनी जाती है। बट मैं आपसे एक जनरल सी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट दोगे, अपने सेंसेस में रह के पेपर दोगे। और एक और चीज़ जो मैं फाइनली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे पहले भी की है, क्वेश्चंस को आप ऐसे मत मार्क करना कि इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था। मेमोरी पे ज़्यादा रिलाई करते हुए पेपर मत देना। उसका रीज़न क्या है कि आपने सब कुछ ही पढ़ा होता है, वहाँ पर सब कुछ ही पढ़ा पढ़ा लग रहा होता है। तो वहाँ पर आप अपने तर्क को साथ में रखना। मेमोरी एक तरफ है, लॉजिक एक तरफ है, दोनों का टीम वर्क चलेगा। कि मैंने क्या पढ़ा था दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वट ऑट टू बी द राइट ऑप्शन, वट शुड बी द राइट ऑप्शन। वहाँ पर आपने ये नहीं बोलना कि इसका मैंने क्या पढ़ा था, क्या सही है क्या गलत है। ये भी साथ में रखना कि इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो मैंने दिमाग अपना जो लेके घूम रहा हूँ मैं, ये जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, उसके दम पे मेरी एक पर्सनैलिटी बनी है। उस पर्सनैलिटी के हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करके आओगे तो आपको एक्यूरेसी लेवल में काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जब आपने पेपर 1 दे दिया, अब आप चाहे 5 मिनट में मार्क्स लगा लो, चाहे 2 घंटे में अपने मार्क्स काउंट कर लो, चाहे 5 दिन लगा लो, आपका 1 नंबर बढ़ने नहीं वाला, 1 नंबर कम नहीं होने वाला। तो फिर वो 2 घंटे में आप मार्क्स काउंट करके क्या ही नया इन्वेंट कर लोगे। फ्रेश रहो, मस्त रहो, किसी से फालतू डिस्कशन मत करो। अरे इसका आंसर ये नहीं होता है, अरे ये प्रेसिडेंट नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर करता है, ये पावर तो गवर्नर के पास होती है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत मार्क हो गया हो, किसी स्टूडेंट ने आपको ये बोल दिया डिस्कशन में, पता लगता है सीसेट में भी आपको वही दिमाग में घूमता रहता है और आप दूसरा पेपर भी खराब कराते हो। इसलिए बेटर है कि उन 2-4 घंटे में हम किसी से फालतू डिस्कशन ना करें, अपने पेपर तक लिमिटेड रहें। सीसेट का पेपर होगा, उसके बाद भी ज़िंदगी चलेगी, फिर हम मार्क्स लगा लेंगे। तो यही है बच्चे, अपना बेस्ट देकर आओ। आपने सफिशिएंट तैयारी की है, जो आपने पढ़ा है उतने में से पेपर क्लियर होगा। जो बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने भी वही पढ़ा होगा,
वो भी उसी कोर्स में होंगे, हमारे पास हो या किसी और के पास हो, वही कोर्स से पढ़े हुए बच्चे, वही कंटेंट पढ़े हुए बच्चे, वही नोट्स पढ़े हुए बच्चे, वही लेक्चर्स देखे हुए बच्चे क्लियर होंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि उन्होंने उस दिन अपने आप के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपने ऊपर उन्होंने कितना एफर्ट लगाया कि हाँ मेरे को यहाँ पर अपना 2 घंटे में बेस्ट देना है। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। परसों से राइट आफ्टर योर एग्जाम हम आपकी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। आपको स्टैट्स आता है मेंस में, आईआर आता है मेंस में, सोशल इश्यूज आता है, इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपके इसके लेक्चर शुरू हो जाएंगे। बिकॉज हमने क्या करना है, हमने सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है, मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है। मज़ा तो तभी है ना जब आपकी फोटो के सामने लिखा हो कि एसडीएम पद पर चयनित है ना, सेलेक्टेड एज एसडीएम। तो उसी चीज़ के ऊपर हमने जोर लगाना है। राइट आफ्टर दैट हम मेंस की तैयारी करेंगे एंड हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेंस में भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आई वंस अगेन वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट माई टीम एज वेल। While teaching you, we might have made some mistakes. हो सकता है हमने कुछ बोला हो जो आपको पसंद ना आया हो सकता है जो हम आपको कोई चीज़ हमारी थोड़ी बहुत से, कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉल किया, यहाँ से कोई उठा नहीं पाया, फिर आपको कॉल बैक गया, कुछ भी जाने अनजाने में थोड़ा कुछ हो जाता है ऐसे। फॉर दैट आई वंस अगेन अपोलोजाइज विद फोल्डेड हैंड्स। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि हम सब जो है एक ही टीम में है, हम सब का एक ही अंतिम प्रयोजन है, अंतिम लक्ष्य है, फाइनल जो हमारा जो गोल है वो यही है कि आप लोग सर्विसेज में जाएं। तो किसी भी तरह से हम इस एग्जाम के बाद भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।